मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है कोशिका की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी कोशिका को जो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ या कोशिका को जो है जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कहते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की। उन्होंने जो है कार्क के टुकड़े में देखा था कि मधुमक्खी के छत्ते के आकार की कुछ संरचना दिखाई देती है और उसी को उन्होंने जो है सेल या खाली कमरा और उसी को उन्होंने कोशिका नाम या सेल नाम दिया। उन्होंने मृत कोशिका को देखा था और उसके बाद जो है जीवित कोशिका को देखने वाले हमारे एंटनी वान लीवेनहॉक, उन्होंने 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका को देखा था। और हम ये जानते हैं सभी जीव जो होते हैं वो किसी न किसी एक कोशिका के द्वारा बने होते हैं और सभी कोशिकाएं अपना अलग अलग कार्य करती हैं और ये सब मिलके ही हमारे किसी पार्टिकुलर ऑर्गन्स का निर्माण करती हैं और इस तरह हमारे बॉडी का भी फॉर्मेशन होता है। इसीलिए कोशिकाओं को जो है जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। हम ये भी जानते हैं कोशिका जो होती है हमारी दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। इसके बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, आप हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक्स में जाके देख सकते हैं उस वीडियो के बारे में। तो आइए हम देखते हैं कोशिका की संरचना। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक स्ट्रक्चर बना है जो है आपके प्लांट सेल का, और प्लांट सेल में ही हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। पहले तो हम इसमें जितने भी ऑर्गन्स है उसका नाम हम शॉर्ट में देख लेते हैं। पहला आपका सबसे अपर साइड में है सेल वॉल, देन मिडिल लैमेला, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर कोर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्गी apparatus, गोल्गी वेसिकल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोट्यूब्यूल्स, प्लाज्मोडेस्मा एंड क्रोमैटिन नेटवर्क्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, मेम्ब्रेन वैक्यूल्स, राइबोसोम्स एंड लाइसोसोम्स, ये सब लाइसोसोम्स, ये सभी पार्ट्स हमारे जो है सेल में ये मोस्टली सभी जो है पार्ट्स पाए जाते हैं। आइए देखते हैं कि कोई भी सेल जो होती है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं और किस बेस पर हम इसको पढ़ते हैं। तो हम किसी भी सेल को देखते हैं तो सेल की संरचना अगर हमें पढ़ना है तो हम उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला जो पार्ट होगा आपका सेल वॉल या इसी को हम बोलते हैं कोशिका भित्ति। दूसरा आपका होगा साइटोप्लाज्म, तीसरा आपका है न्यूक्लियस। ठीक है, देखिए सेल वॉल या इसी को हम कोशिका भित्ति कहते हैं। तो जिस तरह से हम किसी भी कमरे में अगर देखते हैं तो चारों तरफ से एक दीवार होती है जो कि हमें प्रोटेक्ट करने का काम करता है। सेम उसी तरह से कोशिका को भी चारों तरफ से एक दीवार घेरे रहती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। और सेल वॉल जो है कोशिका को बाहरी इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अब जो सेल वॉल होता है ये 3 लेयर में डिवाइड होता है। सबसे आउटर पार्ट यानी कि जो सबसे बाहर वाला है उसको हम आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, और सबसे अंदर वाली जो है उसको हम इनर सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और सबसे बीच में जो एक मोटी लेयर होती है उसको मिडिल लैमेला कहते हैं। इन सबको मिला के हम सेल वॉल कहते हैं। अब ये सेल वॉल तो पूरी तरफ से चारों तरफ से घेरी रहती है साइटोप्लाज्म को, और बीच बीच में आप देखेंगे जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो थोड़ी सी ब्रेक रहती है, यानी कि मिडिल लैमेला दिखेगा, और जो ये ब्रेक वाला प्लेस है यानी जो खाली वाला प्लेस दिख रहा है इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मा। ठीक है, ये वाला जो जहाँ पे बीच में पार्ट खाली रहता है उसको हम प्लाज्मोडेस्मा बोलते हैं। ये तो हो गया हमारा सेल वॉल। अब दूसरा है साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। देखिए कोशिका द्रव्य ये हमारी कोशिका का लगभग 50 से 90% भाग होता है, और इसमें सभी कोशिकाएं जो है कोशिका के जो सभी अंग होते हैं वो इसमें उपस्थित होते हैं। ये जो कोशिका द्रव्य होता है एक प्रकार से जैम या जेली की तरह से ही होता है, और इसी में सभी ऑर्गन्स जो होते हैं इसके वो पड़े रहते हैं। जो कोशिका द्रव्य होता है इसका जो नाम दिया था उनका नाम था पर्किंजे, यानी कोशिका द्रव्य की जो खोज थी वो पर्किंजे की थी। अब देखते हैं साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म में हमारे बहुत से ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जिसमें एक आपका है पहला क्लोरोप्लास्ट, जिसे हम
हरित लवक कहते हैं। अब देखिए हरित लवक का क्या काम होता है, क्योंकि ये प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में हमारा हरित लवक पाया जाता है। और जब हम एनिमल सेल की बात करते हैं तो एनिमल सेल में जो है हमारा हरित लवक एब्सेंट होता है, इसीलिए जो है उसको अलग कैटेगरी में रखा गया है। और इसीलिए जो जितने भी जंतु होते हैं उनको हम परपोषी जीव कहते हैं, क्योंकि वो अपना भोजन नहीं बना सकते। लेकिन प्लांट सेल यानी पौधों वाली कोशिकाओं में जो है क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, यानी हरित लवक पाया जाता है, जिसके कारण ये प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इसीलिए सभी पौधों को जो है स्वपोषी भी कहा जाता है। इसके बाद आपका दूसरा जो पार्ट है वो है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। ये जो है दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, एक होता है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसको स्मूथ और रफ क्यों कहा गया, तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसके सरफेस पे अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और अगर राइबोसोम्स एब्सेंट है तो उसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है, क्योंकि इस पे जो रफ वाला आता है इसमें राइबोसोम पाया जाता है, तो राइबोसोम जो होता है इसको हम जो है प्रोटीन फैक्ट्री भी करते हैं, क्योंकि प्रोटीन का जो फॉर्मेशन होता है वो राइबोसोम के द्वारा होता है। यानी हमारी कोशिका में जो भी प्रोटीन बनती है वो सारा काम जो है राइबोसोम ही करता है, उसे बनाता है, और ये जो है एंडोप्लाज्मिक के ऊपर अटैच होता है। तो एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है ये उस प्रोटीन को जो है कोशिका के अन्य अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। यानी कि हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है मोस्टली जितने भी हमारे कोशिका के पदार्थ होते हैं उनको एक प्लेस से दूसरी प्लेस में पहुंचाने का काम करता है। इस पे राइबोसोम जिसपे उपस्थित होते हैं उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और जिनमें एब्सेंट होते हैं उनको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये स्ट्रक्चर में हमारे ज्यादातर जो है रॉड लाइक यानी छड़ की तरह दिखाई देते हैं, और ज्वाइंटेड भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहते हैं, और ये कहीं कहीं आपको जो है सर्कल शेप में या सर्कल शेप में नहीं आयताकार शेप में दिखाई देते हैं। इनका मोस्टली जो काम होता है कोशिका के जो भी पदार्थ होते हैं उनको एक अंग से दूसरे अंग में पहुंचाने का काम करता है। दूसरा पार्ट जो है आपका, यानी पहला आपका क्लोरोप्लास्ट हो गया, दूसरा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब तीसरा जो है आपका गाल्गी ऑपरेटस, या इसी को हम गाल्गी काय कहते हैं। अब गाल्गी क्या, ये देखिए जो हमारा ये प्लेट या डिश यानी कि प्लेट जैसे तस्तरी लगाए, प्लेट को तस्तरी बोलते हैं हिंदी में, इन प्लेट्स को जैसे अरेंज किया जाता है उसी स्ट्रक्चर में दिखाई देते हैं। ये ऐसा लगता है कि कई सारे प्लेट्स जो है आपस में अटैच किए गए हैं, और इसी को जो है गोल्गी ऑपरेटस कहते हैं, क्योंकि इसकी खोज जो है कैम्लियो गोल्गी नाम के एक साइंटिस्ट थे उन्होंने किया था, और उसी के नाम पे इनको हम गाल्गी ऑपरेटस या गाल्गी काय कहते हैं। ये हो गया दूसरा पार्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है आपका माइटोकांड्रिया। अब माइटोकांड्रिया की बात करें तो माइटोकांड्रिया जो नाम दिया गया इसको सी बेंडा नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका नाम माइटोकांड्रिया दिया। और माइटोकांड्रिया को जो है कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं, ठीक है, या कोशिका का विद्युत घर माइटोकांड्रिया को कहते हैं। माइटोकांड्रिया जो है ये कोशिका के लिए ऊर्जा का निर्माण करता है, ऊर्जा अर्थात एटीपी का निर्माण करता है, इसीलिए इसे जो है कोशिका का विद्युत घर भी कहते हैं। और माइटोकांड्रिया में अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स भी होता है। उसके बाद कुछ हमें रॉड लाइक स्ट्रक्चर कोशिका द्रव्य में दिखाई देता है, जिसको हम माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। नेक्स्ट आपका जो पार्ट है वैक्यूल्स, या इसी को हम रिक्तिका कहते हैं। तो ये भी हमारा लगभग 50 से 70% जो है कोशिका के पार्ट्स को कवर किए रहते हैं। ये एकदम झिल्ली की तरह खाली प्लेस होता है, इसके अंदर कुछ खास नहीं होता है, एक द्रव्य भरा होता है, ठीक है। और ये कोशिका को सपोर्ट प्रदान करने का काम करता है, यानी इसके द्वारा कोशिका को एक पर्टिकुलर शेप मिलता है। इसको हम जो है वैक्यूल्स या खाद्यधानी भी कहते हैं। और इसके चारों तरफ एक लेयर पाई जाती है जिसको हम वैक्यूल्स मेम्ब्रेन या रिक्तिका झिल्ली कहते हैं।
किसी किसी बुक में इसको टोनोप्लास्ट भी कहा जाता है, दिखा होगा आपको चित्र में, यानी आप उसमें देखेंगे टोनोप्लास्ट जिसको हम कहते हैं। उसके बाद इसी साइटोप्लाज्म में आपके छोटे छोटे डॉट्स टाइप की स्ट्रक्चर दिखाए गए ब्लैक वाले, जिसको हम राइबोसोम्स कहते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि राइबोसोम जो है प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए इसको जो है प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। अब इसके बाद आपका एक लाइसोसोम है। लाइसोसोम भी आपकी कोशिका द्रव्य में ही पाया जाता है। इसे जो है लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती झिल्ली भी कहते हैं, या इसी को हम जो है सुसाइड बैग भी कहते हैं। लाइसोसोम को जो है सुसाइड बैग भी कहते हैं। ये जो है इसमें कुछ प्रोटीन पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। जब कोई भी बाहरी बैक्टीरिया इस पे अटैक करता है या किसी भी कारणवश इस कोशिका के किसी भी अंग में कोई भी प्रॉब्लम आती है, उसमें सड़न होती है, वो नष्ट होने वाला होता है, ये जो लाइसोसोम्स होता है ये फट जाते हैं और इसके अंदर का जो एंजाइम होता है वो बाहर निकल जाता है और उसको मारने का काम करता है। यानी कि जो भी बैक्टीरिया आ रहा है इससे फाइट करेगा, और अगर इसको लगेगा कि हम इससे नहीं लड़ पाएंगे तो ये जो है बम की तरह ब्लास्ट करता है और अपने भी मर जाएगा और जो एनिमी होगा, जो दुश्मन होगा, उसको भी मार देता है। इसीलिए इसको जो है आत्मघाती झिल्ली या सुसाइड बैग भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सब तो पार्ट हो गए हमारे साइटोप्लाज्म का, यानी कोशिका द्रव्य का। उसके बाद आपका जो है नेक्स्ट जो बचता है आपका केंद्रक। ठीक है, जो आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस ये कोशिका का सबसे सेंटर वाला पार्ट होता है, सबसे भीतर एकदम सेंटर में होता है, उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। केंद्रक, केंद्रक की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने 1821 ईस्वी में की थी। अब जो केंद्रक होता है एकदम सेंटर में होता है, पहले इसको देखें तो केंद्रक एक लेयर से घिरा होता है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, या केंद्रक झिल्ली कहते हैं। और यही केंद्रक झिल्ली अगर किसी कोशिका में अनुपस्थित है, मान लीजिए इस कोशिका में अगर केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित है तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो उपस्थित है इसलिए इसको हम यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में सिर्फ यही एक मेन डिफरेंस है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है एब्सेंट होती है, और यूकैरियोटिक कोशिका में जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर आपका ब्लैक ब्लैक डॉट्स दिखाए गए जिसको हम राइबोसोम्स कहते हैं। ये भी यहाँ पे भी राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ पोर्स होते हैं जिसको हम न्यूक्लियर पोर या केंद्रक छिद्र कहते हैं, केंद्रक छिद्र बोलते हैं। उसके बाद जिस तरह कोशिका के अंदर का जो द्रव्य होता है उसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं, उसी तरह केंद्रक के अंदर भी द्रव्य पाया जाता है, लिक्विड होता है, जिसको हम केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। अब उसके बाद एक इसी में आपको कुछ डार्क साइड स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। अब इसी के अंदर आपको कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं जिसको हम क्रोमैटिक नेटवर्क कहते हैं। ये नॉर्मली कोशिका में जो है एक धागे की तरह स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ये पूरी गुच्छे की तरह पाए जाते हैं। और इसी में हमारा जो है जेनेटिक मटेरियल डीएनए पाया जाता है, जो कि हमारे पैतृक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो है ट्रांसफर करने में मदद करता है। इसीलिए इसको हम जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं। जेनेटिक मटेरियल यानी हमारा डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है, जो हमारे पैतृक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का काम करता है। तो ये था हमारा शॉर्ट में आपका कोशिका का स्ट्रक्चर, यानी कोशिका में कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं, कौन कौन से अंग होते हैं और उनका नॉर्मली क्या फंक्शंस होते हैं। इसके बाद आने वाले वीडियो में हम आपको जो है कोशिका के हर एक ऑर्गन्स के बारे में, यानी उसका पूरा स्ट्रक्चर, उनके फंक्शंस, उनकी खोज कैसे हुई, ये सब आपको बताएंगे। और आपके एग्जाम में मोस्टली ये जो आपका वीडियो है ये क्लास 9 के बच्चों के लिए सिर्फ है, और क्लास 9 क्या अदर्स बच्चे भी इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से। हर एग्जाम में भी ये आता रहता है, आपके इंटर में भी पूछा जाता है इससे क्वेश्चन, बीएससी आप करेंगे उसमें भी इसके क्वेश्चन आते रहते हैं, इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए आता है। साथ ही साथ इसकी जो कुछ पार्टिकल्स हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, आपका राइबोसोम्स हो गया, न्यूक्लियस, इन सब के बारे में आपको कम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इसको एक बार अपनी कॉपी में बनाइएगा और इसको याद करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद जो है हम आपको इसके सभी ऑर्गन्स के बारे में डिटेल्स में पढ़ाएंगे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।